इंट्रोड्यूस करता हूँ। पहले आप सबका वेलकम है पूरे मीडिया का जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करके आए हैं। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, ग्लोबल विटास कैपिटल का फाउंडर, जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, और कानपुर फाइल्स 1984 जेनोसाइड ऑफ सिख ये ड्रामा फिल्म बनाने जा रहे हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसके तहत हमारी मुलाकात प्रसून कुमार जी से हुई और साथ में कुलदीप सिंह भोटल जी से हुई। उसमें हमने जाना कि कानपुर के बारे में क्या आज तक डेवलपमेंट हुई और बड़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मीडिया के सामने ना हुई। इसी वजह से इस साल हमने सबसे पहले इसी के ऊपर ये फीचर फिल्म बनाने का डिसीजन लिया। वहाँ पे क्या क्या हुआ वो प्रसून जी बताएंगे। तो साथ में मेरे साथ राइट हैंड साइड पे रविंद्र कुमार खालसा जी हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे जगजीत सिंह मुद्रा जी हैं। ये भी बड़े प्रोमिनेंट है, इन्होंने भी काफ़ी रोल अदा करा है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो सबसे पहले मैं प्रसून कुमार जी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिन्होंने ये सारी लीगल बैटल रखी है और अभी तक जारी रखी है, उनसे शुरुआत। आज ये प्रेस वार्ता कानपुर के सिख दंगों में मारे गए पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए हमारी जो लड़ाई शुरू हुई थी 2017 में सुप्रीम कोर्ट में, जब हमने PIL डाली थी, उस समय से मैं एक्चुअली काउंट उसको लीगली वहाँ से करता हूँ। उससे पहले से कुलदीप सिंह भोगल जी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए, कैसे देखा जाए, कैसे इसकी रूपरेखा तैयार की जाए, इसके लिए उन्होंने वो ताना बाना शुरू किया। और उसके लिए उन्होंने मुझे कहा कि आप इसमें इस केस को शुरू करो। और 2017 में हमने जब इस केस को देखा तो लगभग कानपुर में जो मृतक की संख्या थी वो हमें नहीं पता थी। उसमें RTI एप्लीकेशंस डाली गई कानपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में, और ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर 1984 में दिल्ली के बाद सबको पता था कि कानपुर में बहुत लोग मरे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कितने लोग मरे हैं, कितनी संपत्ति की हानि हुई है, क्या क्षति हुई है, कितने लोग डिस्प्लेस्ड हो गए, कितने लोग वहाँ रह रहे हैं। RTI में जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड थे उसके अनुसार हमें 127 लोगों के मरने की जानकारी मिली है 1984 के सिख दंगों में, जो बेकसूर लोग मारे गए। मैं उसको दंगा नाम नहीं देता, मैं नरसंहार नाम देता हूँ, बिकॉज ये वन साइडेड स्टोरी थी। जितने इनोसेंट लोग थे उनको, बेकसूर लोगों को बिना किसी रीज़न के, बिना किसी प्रोटेक्शन के उनको मार दिया गया, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। उसके बाद उससे भी दर्दनाक बात यह थी कि किसी भी केस में वहाँ पे सरकारों ने कोई एक्ट नहीं किया, और उसके बाद एक भी अपराधी जेल की सलाखों के पीछे तो जाना छोड़ दीजिए, मैक्सिमम केसेस में वो लोग डिस्चार्ज हो गए, जो बहुत ही दुखद बात थी। जब हमने PIL डाली और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट से हमने गुहार लगाई कि SIT का गठन किया जाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए कि इतने लोग मारे गए, मास मर्डर हुआ है, तो आखिर आज तक उसमें कोई अनुसंधान, कोई विवेचना क्यों नहीं हुई? क्योंकि दिल्ली में एक कार्यक्रम चल रहा था, SIT का गठन हुआ था, तो हमने कहा कानपुर में भी होना चाहिए। और उस समय जो यूनियन गवर्नमेंट थी, उसमें जो डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर SIT बन जाए। और उसके बाद फिर ये प्रक्रिया शुरू हुई और अंत में SIT का गठन 2019 फरवरी में हुआ। 2019 फरवरी से जब SIT बनी और उसके बाद एक थाना क्षेत्रों में हम लोग जाके पर्सनली हम गए और एक थाने के डिटेल्स को खंगाला, और तब पता चला कि 84 की कोई दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं थे थाने क्षेत्रों में, जो अगेन इस लड़ाई को इतना ज़्यादा। और जब हम लोगों से मिले, जिन के नाम वहाँ दर्ज थे और जो लोग वहाँ मौजूद थे, जो विक्टिम्स की फैमिली थी, वो लोग मौजूद थे, उनसे जब मिले और उन्होंने उस दृश्य के बारे में जब बताया हमें, तो सही बताऊँ हमारी रूह कांप हुई कि इस तरह से भी कोई विभत्स, जैसे जानवरों जैसा सलूक होता है, वैसा किया गया लोगों के साथ। परिवार के परिवार उजाड़ दिए गए, और किसी को उसके बाद भी किसी को इतनी शर्म नहीं हुई या इतनी सहानुभूति नहीं हुई कि उन परिवारों पे बसने का, उन परिवारों का कैसे क्या इलाज किया जाए। हम लीगली इस चीज़ को लेकर चल रहे थे, कम से कम अक्यूज को अंदर भेजा जाए, कम से कम किसी के घावों पे थोड़ा सा मरहम लगाया जाए। खैर SIT ने काम किया, कुछ हम लोगों ने प्रयास करके किसी तरह से उसमें लगभग 92 लोग चिन्हित किए गए अक्यूज। और ये एक बहुत छोटा सा काम था, लेकिन छोटा काम मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि इतने लोग मरे, उसके एवज में अगर 90-92 लोग अंदर जाते हैं, अक्यूज बनते हैं, तो बहुत बड़ी चीज़, बड़ी उपलब्धि नहीं है। लेकिन हमारे लिए एक चीज़ थी कि जो लोगों के दिमाग में ये चीज़ खत्म हो गई थी कि नहीं, अब न्याय नहीं मिलेगा, शायद उस चिंगारी को सुलगाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास हम लोगों ने किया। और आज के तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 42 लोग तो अंदर गए हैं इस कानपुर नरसंहार में, और उनके चार्जशीट फाइल हुई, लगभग 13 केसेस में चार्जशीट फाइल हुई है, जिसमें बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। और हमें उम्मीद है कि हम लोग इस लड़ाई को तो जारी रखेंगे ही, लेकिन ये जो जितना भी ये सब हुआ वो भारतीय इतिहास में, दिल्ली वाले बात तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन बहुत बड़ा काला धब्बा है। छोटे छोटे शहरों में किस तरह से लोग स्ट्रगल करके अपनी ज़िंदगी बनाते हैं, किस तरह उनको उजाड़ दिया जाता है, कोई सुध भी नहीं लेता, कोई सरकार भी सुध नहीं लेती। तो शायद इसीलिए ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और आप लोगों के सहयोग से और अभी तक जितना कर पाए उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम सारे के सारे अक्यूज को अंदर भेजेंगे। इतनी हमारी अभी तक ये प्रयास हमारा चल रहा है। धन्यवाद। सरकार बंधुओं, आज आपके सामने जो नवंबर 1984 का नरसंहार हुआ, उसको 38 साल हो गए हैं। और ये जो कानपुर का हादसा था, नरसंहार था, ये सामने आया ही नहीं, ना किसी को पता। हमें तो यही पता था कि सज्जन कुमार, जगदीश टैगोर, एच.एस. भगत, कमलनाथ, ये सारे लोग जो है इनके नाम थे, मगर ये नाम सामने नहीं आए थे। मैंने और परसुन जी ने लगातार, फिर हमने एक बीड़ा उठाया और हम लग गए वहाँ पहले सबूत लेके आने के लिए। आप सच मानिए, 3.5 साल में RTI का जवाब आया। 3.5 साल में जवाब आया कि उसमें 32 लोग जो है गुनाहगार हैं, और उसमें एक नाम ऐसा था, उस टाइम जो कुशवाहा थे, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, कुशवाहा थे, और कुशवाहा के जो भतीजे थे जो यहाँ पे कानपुर में रहते थे, उनका नाम आया, और लगातार वो आज तक भागे हुए हैं। हम जाके राजनाथ जी से मिले, उनसे बात की, हमने कहा जी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिलेंगे। तो हमें खुशी इस बात की हुई, गुरु नानक देव महाराज की गुरुपुरब था, और प्रधानमंत्री जी ने अपने घर पे हम सबको बुलाया था, गुरुद्वारा कमेटी को और लोगों को। उसमें हम भी गए, हमें भी कार्ड आया। जब हम गए तो चाय पीने के लिए उन्होंने बुलाया। उन्होंने एक बात कही, जब निकलने लगे तो मैंने उनको आवाज दी, मोदी जी। फिर कहा जी मैं 84 का दंगा पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वाला कुलदीप सिंह भोगल बोल रहा हूँ। 2 बार कहा, वो रुके। उन्होंने क्या बात क्या है बताइए, आपके पास कागज है? मैंने कहा जी जब मैं घर से चलता हूँ ये कागज हमेशा मेरी जेब में ही रहता है कि कोई ना कोई तो मिलेगा जिसको ये बताऊंगा। कहते हैं ये केस कहाँ का है? मैंने कहा मोदी साहब ये केस है कानपुर का। उसमें 122 लोग जो है मारे गए हैं और 127 लोग मारे गए, और ये 34 लोगों का जो नाम है वो RTI में आया। हमें 3 साल उसको लग गए। कहते कागज दो, मैंने कागज दिया। ये आप मानो ये सच्चाई है। आज भी मोदी साहब भी प्रधानमंत्री है, मैं भी अभी जिंदा हूँ। ये बात मैं हर जगह कानपुर में भी कह के आया था, यही बात कि आज मोदी साहब है और उन्होंने जो काम किया मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आप कागज दो, आप मानोगे नहीं। तीसरे दिन मेरे पास न्योडे से टेलीफोन आ गए कि आप कहाँ मिलेंगे, आप हमें कागज चाहिए। मैंने परसों जी को कहा, मैंने कहा ऐसे है न्योडा से SSP या जो है उनके SHO वो टेलीफोन कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें बताओ क्या है, वो कागज कहाँ है। हमने कागज दिए। उसके बाद मैं राजनाथ जी से मिला। कहते क्या बात है? मैं कहा राजनाथ जी ऐसे है, अभी 350 फाइलें खुली हैं जिसमें सज्जन कुमार उसमें से उसकी बाहर निकल गया था। अब दोबारा ये फाइलें
आपके पास है। और हमारी जो है अभी ये केस चला ही नहीं, हम चाहते हैं कि या SIT का गठन हो या फिर अपना CBI इंक्वायरी हो। उन्होंने कहा ठीक है। 10 दिन बाद SIT का गठन हो गया। उस टाइम जो जोगी जी थे कल वहाँ वेस्ट बंगाल में थे, वहाँ कोई प्रोग्राम था। मैंने उनके ऑफिस में टेलीफोन किया, मैंने कहा ऐसी बात है, हम कानपुर आ जाएं या लखनऊ आ जाएं। कहते नहीं, आज हम रात को ही कैबिनेट की मीटिंग बुला के ये SIT लागू कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात हुई, SIT लागू होगी। एक और बात बताना चाहता हूँ, आज मुझे अटल बिहारी वाजपेयी साहब की वो बात याद है। वाजपेयी साहब के पास जब हम मिलने गए थे, जब ये 84 के नरसंहार के बाद हम मिलने गए उनको, हमने कहा वाजपेयी साहब हम चाहते हैं इनको आपकी सरकार फुल फ्लैश आए और ये जो 84 के नरसंहार करने वाले हैं कानपुर वाले और दूसरे जो दिल्ली के हैं, ये जेल की सलाखों में जाने चाहिए। कहते हर किस जाएंगे, अगर हमारी सरकार आई तो हम सबसे पहले इन लोगों को सज्जन कुमार और जगदीश टैटलर को हम अंदर देंगे। और आप देखिए सज्जन कुमार अंदर गया, अब जगदीश टैटलर की बारी है और उसके बाद कमलनाथ जो है वो खिड़की में फंसेगा। मैं और परसून जी हम कई बार वहाँ मेमोरेंडम दिए हैं, सरकार वहाँ भी देने गए हैं। वहाँ के जो गवर्नर है उनको भी हमने कहा, मैंने कहा ये जो लोग हैं जिन्होंने नरसंहार किया ये भी जेल की सलाखों में जाने चाहिए। और हम ये नहीं कहते कि हमने मेहनत की है, हमने ये बात कही थी मोदी साहब को भी और सारी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वाजपेयी साहब ने कहा था कि मैं रहूं ना रहूं, मुझे एक हमें सीट मिले ना मिले, मगर ये जो काला अध्याय है वो देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि सिखों का नरसंहार किया गया और उस सिख कौम को मारा गया जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की। और गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना बलिदान चांदनी चौक शीशगंज में दिया, जहाँ पे आज गुरुद्वारा शीशगंज है। जब उन्होंने ये बात कही मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। वाजपेयी साहब कहते हैं ये मुझे दर्द है कि मेरे होते हुए ये लोग जो हैं जेल की सलाखें में जाएं। आज मुझे इस बात की, अभी मैं गुरुद्वारा रकाबगंज में गया, वहाँ अरदास की, मैंने कहा ये भाई गुरु तेग बहादुर साहब तूने जो ये इस देश के लिए समाज के लिए सब कुछ किया, अब कुछ दोषी रह गए हैं जो वहाँ कानपुर जिन्होंने नरसंहार करवाया, जिन्होंने बिल्डिंगों के ऊपर से वहां लोगों को काट काट के, आज लोग काटते हैं ना, अभी देखा ना महिलाओं को कैसे टुकड़े किए गए, उस टाइम काट के गर्दन से वहां जो बम की फैक्ट्री है वहां एक 4 मंजिला इमारत है, आप वहां जाके सर्वे करवाइए। मैंने वहां प्रेस में लेके गया था यहाँ से, उन्होंने कहा जी लोगों जो वहां रहते हैं बुजुर्ग हैं, कहते हैं यहाँ से 6 लोगों की गर्दनें काट काट के नीचे फेंका गया, पहले ऊपर मारा। ऐसा जघन्य अपराध हुआ, इतना जघन्य अपराध जो हम सारी जिंदगी नहीं भूल सकते। लोग हमें कहते हैं ना 84 भूल जाओ, मनमोहन सिंह ने एक बात कही थी, आज जी 84 भूल जाओ, जब उसने 715 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था 84 के दंगा पीड़ितों को। हमने बात कही मनमोहन सिंह जी हम मिलने गए, आपने ये गलत है, सिर्फ 84 नहीं भूल सकता। जैसे पाकिस्तान की जो यहाँ से गए थे लोग, वहां से बाहर काट के भेजे गए थे, वो नहीं हम भूल सके। ये 84, ये जब तक संसार है, जब तक ये दुनिया है, जब तक ये भारतवर्ष है, ये 84 का नरसंहार कभी नहीं भूला जाएगा, ना भूलने देंगे। आज मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, मैं मीडिया को एक बेनती करता हूँ हाथ जोड़ के, जैसे आपने दिल्ली का मसला उठाया सज्जन कुमार और जगदीश टैटलर को, उसका लिखा गया हर एक अखबार में मेन सफों पे, ऐसे कानपुर का ये जो मामला है, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने भाई का जिन्होंने हमें आके ये सारी बात बताई और स्टोरी बताई कि ऐसे हम फिल्म बनाने जा रहे हैं। मैंने इनको घुट के जफ्फी उठा दी, मैंने कहा ऐसे है, हम चाहते हैं जैसे और जगह के मामले सामने आए, ये मामला भी सामने आना चाहिए और ये पता चले कि यूपी के अंदर, कानपुर के अंदर कितने लोग मारे गए। और उसके बाद हमने जाना है आगे जहाँ पे 60 लोग मारे गए हैं बुखारो। अब आप बात एक मैं आपको दंग रह जाएंगे, जब मैंने वहां के सीएम से बात की, परसून जी ने चीफ सेक्रेटरी से बात की, उन्होंने हमें साफ कह दिया,
कहते ये हमें पता है 60 लोग मारे गए हैं। तो मैंने कहा आपने बताया क्यों नहीं? कहते बात ऐसे है, हमारी सरकार कांग्रेस के साथ है। मैंने कहा एक कांग्रेस को आप छोड़ नहीं सकते जिसने 60 लोग मारे हैं। कानपुर में मर गए, दिल्ली में मर गए, दिल्ली वालों को सजा मिल रही है, कानपुर वालों को मिल गया। आप कहते भाई हमारी सरकार है, उनके साथ हमारा मेल। मैंने कहा फिर लानत है ऐसे इंसान को जो ये बात कह रहा है टेलीफोन के ऊपर। मुझे बड़ा दुख लगा इस बात का कि वो 60 लोग, और किया किसने? वहां की पुलिस ने। जब हम पहले होके आए उसके बाद दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी गई थी वहां पे, उनको वहां पे कोई हाथ में कुछ नहीं लगा, लोग नहीं मिले। मगर हमारे पास एक एक चीज है, एक वीडियो है जिसमें एक महिला आधे घंटे की उसमें कह रही है मेरी 3 बेटियों को वस्त्र उतार के उनका रेप किया गया। और ये जो है वो टेप है वो प्रसून कुमार जी को मैंने दी, इनको मैंने ये बात प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाई, वहां भी मैंने वीडियो भेजी। मैंने कहा इसके ऊपर हमने बात की सीएम से, वहां के चीफ सेक्रेटरी से की, वहां के गवर्नर साहब ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। हम अब चाहते हैं कि पहले तो कानपुर का हो जाए, फिर हमारी लड़ाई वहां जाएगी और उसको लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। हमारी विशाख उम्र ज्यादा हो जाए, मगर हम प्रसून जी को एक बात कही है हमने कि अगर हम कहीं जल्दी चले गए तो ये काम ना आप संभाल लेना। ये हकीकत है। देखो इंसान का पता नहीं होता कुछ, कब चला जाए या कब आ जाए। इंसान जन्म भी लेता है और जब मरता है खाली हाथ जाता है। मगर हमने ना ये लड़ाई जो है बड़ी, मैं मेहनत नहीं करता मगर हमने लड़ी है। ऐसी लड़ाई मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब ये बात सुनिए आप, ज्यादा सरकारें किसकी आई? कांग्रेस की। कानपुर में यूपी में जितनी सरकारें आई वो कांग्रेस की आई हैं। और उसके बाद समाजवादी पार्टी की, उसके बाद ये मायावती की, एक बार बीजेपी की सरकार आई, सिर्फ एक बार जब राजनाथ जी बने। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर जो सरकारें थी सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने पड़ों के ऊपर पानी नहीं डालने दिया हमें। और हमें कहा आप यहाँ पे आएंगे आपको उठा के बंद कर दिया जाएगा। हम दोनों चोरी छिपे वहां जाते थे, लोगों से मिलते थे, वो महिलाओं से मिलते थे और ये हमारे साथ हुआ। आज मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्रेस का भी, यहाँ सरकार के भी नुमाइंदे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम कभी झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। हमारी आवाज को प्रधानमंत्री तक, सेंटर तक और वहां पहुंचाई जाए कि जो लोग भागे हुए हैं, जो लोग भागे हुए हैं उन पे अंकुश लगना चाहिए, वो जेल की सलाखों में जाने चाहिए। यहाँ भी तो सज्जन कुमार और दूसरे उनके साथी जो है वो जेल की सलाखों में गए हैं। वहाँ भी लोग जो है जो रह गए हैं, जो भागे हैं, उनको जेल की सलाखों में जाना चाहिए। मैं एक बार फिर अपने भाई का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस लड़ाई को साथ में एक पिक्चर बनाने का प्लान बनाया और हम उनसे शुक्रगुजार है। और हम कहते हैं हमारी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, आपको दिक्कत आएगी कानपुर में, आपने वो घर की जो जिन घरों पे मारा गया था, जिनको ऊपर से फेंका गया था, वो बम फैक्ट्री, आपको वहाँ पे हम इसकी शूटिंग जो है, इसकी तस्वीरें हम आपको ले चलेंगे साथ में, वहाँ करवाएंगे आपको और उन लोगों से मिलवाएंगे जो आज वहाँ पे अपना आशियाना जो उनका दोबारा बना के दुकानें, वो आपको सच्चाई बताएंगे। हमारे सच्चाई पे आप बिल्कुल मत जाना। हम सियासी लोग हैं, हम झूठ भी बोल सकते हैं, मगर वो लोग जिनके लोग मारे गए, जिनका सब कुछ नष्ट हो गया, वो आपको सही बात बताएंगे। और आपके जो आपके एक ऐसी आपको वहां पे गुस्सा भी आएगा और आंखों में आंसू भी आएगा जब वो बोलेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले सबको नमस्कार। मैं जगजीत सिंह मुदर। बहुत हैरानी होती है जब ये बात पता लगती है कि इंडिया के बीच में हमें, भारत के बीच में हमें 39 साल हो गए, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। मेरी कल ही बात हुई कुलदीप सिंह भोगल जी से, तो इन्होंने कल मेरे को एक बात बताई कि इनको 6 साल पहले पता लगा था कि ये वाला केस जो कानपुर के बीच में हुआ है
पता तो ये लगा था कि पहले 300 जो कत्लेआम हुआ है, 300 बंदे का कत्लेआम हुआ है, पर जब पता लगा रंगनाथन मिश्रा जी आयोग की रिपोर्ट के बीच में आ गया कि 127 मौतें ही दर्ज की गई है, और उसके बाद भी आप ये देखिए कि उसके बाद भी किसी के ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई। जिसकी FIR दर्ज हुई भी है तो उसके ऊपर भी कोई केस नहीं चला। क्यों केस नहीं चला? क्योंकि उसका कोई भी जो उसके बीच में एविडेंस उसके बीच में था ही नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो केस है, इतना लंबी लड़ाई लड़ रही है कुलदीप सिंह भोगल जी, इसके बीच में हम सबसे पहले इनका भी धन्यवाद करते हैं, परसून कुमार जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये लड़ाई को एक अपना समझ के देखा कि एक इसके बीच में हम अब लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं। कोई इसके बीच में हिंदू, कोई सिख, कोई मुसलमान, कोई बौद्ध, कोई ईसाई, कोई जैनी का काम नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि एक नरसंहार हुआ, अगर कत्लेआम हुआ तो कहाँ पर हुआ? हमारे हिंदुस्तान के बीच में ही हुआ। आज जैसे कुलदीप सिंह जी ने मेरे को कल ही बोला कि इन्होंने एक लखनऊ के बीच में जनहित जो है याचिका लगाई, उसके बाद इन्होंने राजनाथ जी से बात की, राजनाथ जी ने फिर एक SIT जो बनाई, और SIT को भी हैरानगी की बात यह है कि SIT को भी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने से ऊपर का समय लग गया, क्योंकि उसके बीच में कोई बंदे जो कुछ बंदे मर गए थे, कुछ बंदे चले गए थे, कुछ बंदे बीमार हो गए थे, कुछ बंदे जो पकड़े गए, और उन बंदों में से किसी की उम्र 70 साल, किसी की उम्र 75 साल, किसी की उम्र 85 साल है। मैं कहता हूं कि आज अगर हम लोग इंद्रप्रीत सिंह जी जो है, जो एक ग्लोबल मेडास फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो पिक्चर एक बना रहे हैं, पिक्चर ही ऐसा एक माध्यम है जो कि जो कुछ भी हुआ है, अगर हम लोग कोई भी पिक्चर फिल्म देखेंगे तो उससे हमें बड़ा कुछ पता लगेगा। आज किताबें बंदा पढ़ लेता है, उसको चुप हो जाता है, आज कुछ चीज अगर देखता है तो उसको आंख बंद कर लेता है। पिक्चर एक ऐसी है, सोशल मीडिया का ऐसा है कि जो पता लग जाता है जो लोगों को नहीं पता। आज मैं फिर दोबारा इनका इंद्रप्रीत सिंह जी का और इनका परसून कुमार जी का और कुलदीप सिंह भोगल जी का धन्यवाद करता हूं, और बीबी तजिंदर कौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये अपना पूरे का पूरा समय निकाल के यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लड़ाई जो आपने सारी बात जो सुन ली है, और 39 ईयर्स हो गए हम इस चीज़ को, लड़ाई को लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो भोगल साहब ने जो इतना बड़ा काम किया, जहाँ पर किसी चीज़ की सुर भी नहीं निकल पा रही थी, तो भोगल जी ने वहाँ जाकर सारे सुराग निकाल कर, सारे एविडेंस जो इकट्ठे किए हैं, परसून जी ने उनका साथ देकर के, जो वकील साहब हैं उन्होंने जो साथ देकर के सिख कौम के लिए जो कार्य किया, सारी सिख जगत जननी से मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। और उस काम को जो भोगल साहब ने किया, एडवोकेट साहब ने किया, उसको आगे लेकर जाने के लिए जो ग्लोबल मेडास फाउंडेशन के फाउंडर इंद्रप्रीत सिंह जी, इन्होंने जो काम आप बीड़ा उठाया है, तो सारी सिख कौम के लिए हमारा फर्ज भी था, और इसको करने के लिए जो बहुत बड़ा जोखिम उठा भी रहे हैं, जो पिक्चर बना रहे हैं, उसमें पहले भी जो बनाई है उसमें भी सारे एविडेंस के साथ इन्होंने सारी दुनिया के सामने रखा, पूरे वर्ल्ड लेवल के सामने रखी है जो पिक्चर। अब ये दोबारा कानपुर का जो केस उठा करके जो भोगल साहब जी इनका साथ दे रहे हैं और परसून जी इनका साथ दे रहे हैं, सारे एविडेंस भी इनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये सारी जो चीज़ है वो दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। आज मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी मौजूदा सरकार है या जो चली गई सरकार है, सारी सरकारों के सामने हमारा आज दिन तक इंसाफ की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। हम इंसाफ मांग रहे हैं, खून का बदला खून नहीं मांग रहे हैं, एक इंसाफ ही मांग रहे हैं। जो हमारे साथ हुआ, वो जितने भी एविडेंस हमारे पास हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ बेइंसाफी हुई है और आगे इंसाफ हमें सरकारें दे। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। 39 ईयर्स हो गया, बहुत लंबा अरसा हो गया, बहुत आधी जिंदगी भोगल साहब ने इसमें निकाल दी अपनी, ये सारे एविडेंस इकट्ठा करते हुए। तो अब इंसाफ की पूरी उम्मीद है और दुनिया के सामने ये सच लाएंगे, लाए भी हैं और लाएंगे भी, और उम्मीद भी रखते हैं कि हमारा जो मौजूदा सरकार है हमारा सहयोग दे और दे करके हमें इंसाफ का तराजू में ये जरूर उतारे। थैंक यू सारे मीडिया वालों का, जितने भी लोग आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आवाज़ को जो दुनिया के सामने रखने के लिए इन्होंने
जो यहाँ आकर हमारे किया है, वेलकम सबका। और मैं अब कहूँगी जितना भी अभी तक 1984 का कार्य है, पिछली पिक्चर और इसकी, तो इंद्रप्रीत जी डिटेल में आपको जरूर बता दें। थैंक यू। धन्यवाद करना चाहूँगा सबका जो यहाँ आए हैं, और साथ में प्रसून कुमार जी का, भूगल जी का, उद्धर जी का, रविंद्र खालसा जी का। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये उस कम्युनिटी की कहानी है जो कम्युनिटी अपने गुरुओं की अरदास में सरबत्ता भला ते छठी कला मांगती है हमेशा। ये उस कम्युनिटी की कहानी है जो 84 से 35 साल, दिल्ली तो कैपिटल था, यहीं से शुरुआत हुई तो पता रहेगा, 35 साल तक विटनेस और विक्टिम ये नहीं साबित कर पाए कि हमारे 127 सिखों को मारा गया। तो जहाँ पर बात होती है 1984 के राइट्स की, जिसको हम लोग अब जेनोसाइड की तरह जानते हैं, तो ये जेनोसाइड सिर्फ एक कौम का नहीं है बल्कि उस कौम का है जो मानवता के लिए, अपने लंगर सेवा के लिए और दुनिया भर में किसी के लिए भी कभी भी जरूरत हो तो खड़े रहते हैं। कोरोना ने भी दिखाया कि अगर कोई मानवता के लिए आगे करके आया तो वो सिख कम्युनिटी आई। तो ऐसा क्या हो गया सिख कम्युनिटी को जो इतने सालों से अपनी कुर्बानियां शहादत देती आई है, बट 35 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में केस दर्ज होके इन्वेस्टिगेशन का संगठन होना वो ही नहीं हो पाया। और जैसे आपने जाना अभी कि अब बात कर रहे हैं बोटारो की भी, जो अगली सीरीज में अगले साल हम कोशिश कर रहे हैं कि बोटारो के ऊपर भी बोटारो फाइल करके निकालें, तो 60 लोग सिर्फ, और इतने साल 39 ईयर्स, 4 डेकेड, और आज तक उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो किस तरीके का ये पहलू है। आज अच्छा ये हो गया कि भाई आप सोशल मीडिया के थ्रू और OTT प्लेटफॉर्म से मूवी बना सकते हैं। कई बार हमारे से भी ये सवाल करा गया कि कई मूवीज कई दंगों पे, इन सारी चीज़ों पे बनी है, बट अगर आप देखें 39 ईयर्स की जर्नी उन फैमिलीज के लिए जिन्होंने पहले 84 में भुगता, 35 साल तक जब तक SIT नहीं बनी, छुपे रहे, बचते रहे, चाहे वो विटनेस थे चाहे वो विक्टिम थे। उसके बाद प्रसून जी और कुलदीप जी की मेहनत से ये SIT बनी। SIT बनने के बाद जब उन विटनेस को, विक्टिम्स को बुलाया गया कि आप आगे पुष्टि करें, फिर कितने सारे उनके पास चैलेंज हुए। तो ये 40 साल दर्शाना, वो भी उस कौम के लिए जो आज भी अपने लंगरों के लिए जानी जाती है, अपनी सेवा के लिए जानी जाती है, कितनी शर्मनाक बात है। बट कोशिश हमारी ये है कि जो भी हुआ आज हम उस चीज़ को आपके सामने लाएं। कोशिश हमारी है कि 31 अक्टूबर 2023 इसी साल ये फीचर फिल्म को हम रिलीज कर देंगे। 1.5 से 2 घंटे की ये पिक्चर बनेगी, OTT प्लेटफॉर्म्स और थिएटर पे भी बनेगी। लास्ट ईयर हमने 3 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसके बेस में आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा कि बड़ी जगहों पे इस तरीके के इश्यूज के ऊपर आज भी कॉन्ट्रोवर्सीज कर रही हैं, बट आज अगर हम देखें कि अगर सरबत्ता भला और चढ़ती कला की बात है, तो यहाँ पर अगर डाइस पे बैठे हैं तो जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिख या पंजाबी नहीं है, वो प्रसून कुमार जी हैं। तो अगर इंसानियत की बात होती जिससे हमारा धर्म चलता है, तो ये तो जीता जाता एग्जाम्पल है कि अगर ये कौमी बात होती, कौम की बात होती, धर्म की बात होती, कास्ट की बात होती, तो प्रसून कुमार जी की जगह कोई सिख एडवोकेट यहाँ बैठ के इस चीज़ की पैरवी करो। तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। कोई भी डिटेल्स के लिए आप कुछ पूछना चाहे या कुछ करना चाहे तो वो आप करें। करता हूँ साबका मेंबर MCD वो भी आ जाए, इनके भी 84 में बहुत ही लड़ाई लड़ी और नुकसान हुआ था। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ और मेरे भाई बहन यहाँ पे आए और मैं देख रहा हूँ, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने आज जो ये बीड़ा इन्होंने उठाया है ये जल्दी होगा, और जो लोग जेल की सलाखों में अभी तक नहीं गए वो जाएंगे। उसके बाद हम आगे का जो रास्ता है हमारा वहाँ जाएंगे, वहाँ भी 60 लोग हैं, वहाँ पे ज़्यादातर पुलिस वाले हैं। और जो लोग हैं इस टाइम जो चले गए छोड़ के, वो मोहाली में जिनकी उम्र 80 साल 85 साल वो अभी भी हैं वहाँ, जिनके लोग मारे गए थे, हम उनसे भी मिले हैं जाके, और वो भी हमारी बात करेंगे और वो जाएंगे। और यही हम भगवान से और वाहिगुरु जी से अरदास करते हैं कि ये जो लड़ाई है, अगर ये सज्जन कुमार, जगदीश टैटर और भगत जैसे लोग और दूसरे कमलनाथ जैसे लोग जेल की सलाखों में जब तक ये जाएंगे नहीं, और ये जगदीश टैटर तो अभी थोड़े दिन में चला जाएगा, उसके बाद कमलनाथ जो है
वो भी जल्दी जाएगा। और जो लोग रह गए हैं, सज्जन कुमार तो जो है वो सारी जिंदगी वो अंदर रहता है रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ना कर दिया। हम अब आगे की जो हमारी दिशा है वो हम उसको करके, तो हम ये जो दोषी हैं इन पे फिर एक इनको कहेंगे एक बड़ी पिक्चर बनाई, उसमें कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, उसके बाद बुखारो है। और आप देखिए मध्य प्रदेश, मैं आपको आज मेरे से बात वो भूल गया, मैं मध्य प्रदेश में 7 लोग मारे गए थे, जिसमें से दोनों ही चाचा, एक चाचा था एक भतीजा था, जिनके बेटे भारतीय जनता पार्टी में वहां जबलपुर में उनको मिनिस्टर बनाया। बब्बू, जिनका नाम बब्बू है, उसको मिनिस्टर बनाया वाजपेयी साहब ने। और उसके बाद दूसरी बार जब दोबारा सरकार आई फिर वो मिनिस्टर बने। और वहां पे 300 लोगों की फाइलें जो थी वो बंद पड़ी हुई थी, मुआवजा नहीं मिला था। यहाँ से मैं श्री जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी को लेके गया यहाँ से साथ, और यहाँ से सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, जिन्होंने इस लड़ाई को, सुखबीर सिंह बादल ने जेल के अपना पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर लड़ा, ये सब वहाँ गए थे। और वहाँ पे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जो अब हैं, वो गवर्नर साहब भी वहाँ आए थे। उन्होंने वहाँ अनाउंस किया कि आप 1.5 महीने का मुझे टाइम दो, ये 300 फाइलें जो है वो निपटा दी जाएंगी। वहाँ लोगों को मुआवजा मिला, मकान दिए गए, और जो लोग दोषी थे उनको जेल की सलाखों में भेजा गया। हमने वहाँ धन्यवाद भी किया जब ये सीएम साहब दिल्ली आए, हमने अमित शाह जी को अभी धन्यवाद किया कि आप अगर साथ ना जाते तो वहाँ इतनी बात नहीं होनी थी। वो गए, उन लोगों को हमने अंदर कराया। मेरी आपसे यही प्रार्थना, पहले भी मैंने प्रेस को कहा है कि हमारी इस आवाज़ को जैसे आज 38 साल से आप उठा रहे हैं, आप 84 की छोटी खबर होती है, आप उसको बड़ा करके बताते हैं कि ये खबर है, ऐसा है। अब भी हम कहते हैं जो कानपुर के ऊपर जो सच्चाई है, ये सच्चाई लोगों तक जाने चाहिए। देखो बेदोषे लोगों को मार दिया गया, ये अच्छी बात नहीं। वहां उन्होंने किया क्या था? तो मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करता हूं। भाई साहब भी धन्यवाद करेंगे, हम सारे मिलके प्रेस का और जो लोग आए उनका भी धन्यवाद करेंगे। हमारी इस लड़ाई में आपने जो साथ दिया और भी साथ दे, ताकि ये फिल्म जो है हम इसको पूरा करके देश भर में दिखा सकें कि 84 में क्या क्या हुआ था। फोरम वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 1984 से सबसे पहले इनकी रिपोर्ट फाइल हुई थी, जिसके बेसिस के ऊपर ये सारे ट्रायल चले, तो वो भी आए हैं। उससे भी ज़्यादा हुआ कि 2 मिनट हो गए, कुछ बोला। अपनी जिंदगी को कुछ इस कदर आसान कर दिया, मैंने अपनी जिंदगी को कुछ इस कदर आसान कर दिया, कुछ से माफी मांग ली, कुछ को माफ कर दिया। हम माफ करना चाहते हैं। We want to forgive the perpetrator of this crime within the parentheses of the law. Because उसके 2 चीजें हैं, उसकी 2 लॉजिक्स हैं। Although Sikhs are a very progressive community, we move on, पर क्लोजर चाहिए। आने वाली पुश्तों के लिए, जमातों के लिए क्लोजर चाहिए। Not only that, अगर इस पे जस्टिस मिलती है, बिकॉज सिक्स आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, वी आर द स्वॉर्ड आर्म ऑफ इंडिया, अगर इस पे हमें जस्टिस मिलती है तो जस्टिस में ये दूर तक जाएगा। ये पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेशन का नेक्सस होता है, और बाद में फिर वो दोनों आपस में एक दूसरे के वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। कोई चेयरमैन बनता है राज न खोलने के लिए, कोई मेंबर पार्लियामेंट बनता है। तो अगर इसमें जस्टिस मिलती है तो शायद इसके बाद कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी ब्यूरोक्रेट सोचेगा कि शायद ये दोबारा ना हो, क्योंकि इस तरह के एक्ट मजहब नहीं देखते हैं, वो इंसानियत भी नहीं देखते हैं। तो मैं सिख फोरम का मेंबर हूँ, मेरा नाम लाली साहनी है, जैसे कि सर ने बताया। Justice for the entire 1.3 billion people of India, not just Sikhs, because Sikhs are an integral part of India. We are a border state. और शायद not only India, this will be an act for democracy to prevail in
nourished, because this wasn't just a seat that were killed, it was a democracy that was killed. Thank you. God bless you all and वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की 1984 जो जेनोसाइड हुआ था, अगर इसकी सजा उसी वक्त अगर मिल जाती तो आज देश के बीच में जो अलग अलग जगह पर जो घटनाएं होती हैं वो कभी भी ना होती। तो मेरी आप सब मीडिया भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि जो खबर को अगर जितना भी अगर आप इसको बता सकते हो लोगों को, जैसे कि इंद्रप्रीत जी एक पिक्चर बना रहे हैं, तो पिक्चर के माध्यम से ही पता लगेगा कि हुआ क्या, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। जैसे पिक्चर देख के हमें याद रहती है, पढ़ के हमें उतना याद नहीं रहता जितना पिक्चर याद रहती है। आप मीडिया वाले भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि अगर आप इसको बिल्कुल सही तरीके से अगर प्रेजेंटेशन अगर करो। इसके बीच में ये प्रेजेंटेशन नहीं करनी कि ये प्रेजेंटेशन करनी है कि अगर उस वक्त अगर इनको सजा दी होती, एक आधे को अगर लटकाया होता, तो आज की तरीके के अंदर हमारे भारत देश के बीच में जो कुछ भी हो रहा है अलग अलग इलाकों के बीच में, राज्यों के बीच में, वो ना होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब कानपुर इंसिडेंट जो जेनोसाइड हुए, कानपुर में जो मैसेकर हुए थे, उसको सुप्रीम कोर्ट काउंट कैसे कर रहे हैं? कितना इग्नोर कर रहे हैं, कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं? व्हाट द दिल्ली इज गेटिंग द मोर प्रायोरिटी? No. Actually, what has happened? The Delhi PIL was filed much earlier from Kanpur. Okay? And कहते हैं बहुत पानी बह गया था दिल्ली में, तब हमने एंटर किया था कानपुर का केस लेके। एट दैट टाइम दिल्ली में जितनी बंद फाइलें थी वो खुल चुकी थी, उसमें बहुत से फाइलें जो क्लोजर हो गई थी उनको रीओपन करने के लिए कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी। जैसा भगत साहब ने बताया कि 3-3.5 साल तो सिर्फ RTI निकालने में लग गए। और दूसरा, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, कानपुर से कोई एक आध इंसान आता है, कहता है भाई हमारे यहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उन चीज़ों को गैदर करने में जो टाइम लगा, इसीलिए कानपुर में जो हम लोगों ने PIL करी वो 2017 में करी है। दिल्ली में जो PIL हुई या दिल्ली में जो इन्वेस्टिगेशंस हुए, दादा दिल्ली में तो कुछ FIR में एक्शंस भी हुए, वहाँ तो सारे FIR में एक्शंस निल थे। तो 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट के पास हम आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस किया है दोनों यूनियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। और जब नोटिस किया है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी पता था कि दिस इज फॉर ए फेयर कॉज, यूनियन गवर्नमेंट को भी पता था कि दिस इज फॉर ए फेयर कॉज। ये था कि देयर वाज नो एविडेंस विद अस कि कोई जा नहीं पाया। हमने जब एविडेंस जुटाया तब पता चला, हम गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस इशू किया। और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट, सी हम चूंकि वकील हैं इसलिए हम एक बात को कह सकते हैं, कोर्ट का प्रेशर एक अलग प्रेशर होता है, समाज में आप कुछ भी बोले उसका अलग प्रेशर होता है। तो कोर्ट का अगर नोटिस जाता है किसी भी गवर्नमेंट को कि काउंटर एफिडेविट फाइल करो, तो उनको सोच के कुछ करना पड़ता है कि करें कि ना करें, क्या जवाब दें, नहीं जवाब दें। इसका एक वाया मीडिया ये निकलता है कि उससे पहले ही उस पर एक्शन हो जाता है। फंडामेंटली माई PIL इज कंप्लीट बिकॉज आई हैड रिक्वेस्टेड फॉर SIT अपॉइंटमेंट और CBI इंक्वायरी। SIT की अपॉइंटमेंट हो चुकी है, तो फंडामेंटली या प्रैक्टिकली आप समझिए तो SIT का गठन हो गया, लेकिन हमारी PIL अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने रखी हुई है सिर्फ इस कारण से कि उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या आती है SIT की, वो भी कोर्ट देखेगी। सो देयर इजंट एनी क्वेश्चन ऑफ इग्नोरेंस और एनीथिंग। थैंक यू। जो अपने PIL सुप्रीम कोर्ट में जी, तो उसका मतलब स्टिल इट इज, आई मीन यस इट्स स्टिल पेंडिंग, क्योंकि SIT अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और उसमें आपको मैं बता दूं कि 6 महीने के लिए SIT का गठन हुआ था, आज 3.5 साल हो गए हैं। SIT को 6 एक्सटेंशंस मिल चुकी हैं, क्योंकि केस भी उस तरह का है। SIT के जितने इंचार्ज हैं, SIT के अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी हमेशा बात होती है, वो भी हमसे असिस्टेंस लेते रहते हैं प्रसून जी इसमें कैसे करें, आप किसी विटनेस को कहीं से जुगाड़ करके लाओ। मीन्स कि बहुत से विटनेस आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि फिल्म बन रही है, आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएगी। मैं इतना एश्योर कर रहा हूँ कि जो चीज़ें इसमें फिल्म में जाएंगी, मैंने इंद्रप्रीत सिंह जी से भी कहा है कि सब चीज़ सच होगी, बिकॉज मैंने मेरी आंखों देखी है, हमने लोगों से बात की है, और एक एक इंसिडेंस पे एक एक फिल्म बन सकती है। इतना घृणित इंसिडेंस हुआ है। ये तो फिल्म चलो 1-3 घंटे की फिल्म है, लेकिन उस दर्द को आप 3 घंटे में नहीं बयान कर सकते जो एक एक फैमिली के साथ बीता है। और हमने उसको देखा है कि कैसे सिचुएशन उसको डिस्ट्रॉय किया गया है, लोग परेशान थे फिर भी उनके साथ वैसा बर्ताव किया है। तो ये चीज़ें हैं, उसके लिए जो है वो फिल्म में आएगा।
लेकिन फिर भी आप समझो कि आज एसआईटी को भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है चीज़ों को इकट्ठा करने में। लोग कोई जबलपुर चले गए, कोई मोहाली चले गए, कोई अमृतसर चले गए, सब छोड़ के चले गए, तो कौन रहेगा ऐसी स्थिति में? वहाँ से विटनेस को बुलाया जा रहा है, विटनेस को प्रोटेक्शन देने का काम करने का, कि भाई यहाँ आओ, डर नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को सुरक्षा मिलेगी, तब आप आके बयान दो। बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं अब छोड़ो, बहुत हो गया, हम पे जो गुजरनी थी गुजर गई, अब हम नहीं करेंगे। ठीक है, इवन की एक विटनेस हैं जो उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनके बॉडीगार्ड हैं, उन्होंने फोन किया कि हमारे साथ भी बीती, हम भी आके इसको बयान देना चाहते हैं। You see how the situation is. लोग देखते नहीं हैं, लोग ध्यान भी देते हैं। हमारी तो मीडिया बंदियों से यही उम्मीद है या हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी चीज़ें जाएं उसको आप कम से कम बताओ लोगों को कि देखिए इस तरह का हिंदुस्तान में हो चुका, अब ना हो। कम से कम ये चीज़ें पुनरावृत्ति ना हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है कम से कम उनको जस्टिस तो मिले, कम से कम उनको ये खौफ तो अंदर हो कि फिर से मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, इतना तो हो। नहीं तो मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, विटनेसेस नहीं आ रहे सामने। कितने केसेस मैं आज रीओपन करवा दूं, सिर्फ विटनेसेस नहीं आ रहे सामने, हम क्या करें आप ही बताएं। लेकिन इसमें आप लोग मदद कर सकते हैं, थोड़ा सा लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी की भावना जाएगी, थोड़ा सा लोगों में आएगा कि नहीं आपके साथ हुआ है, आपको आज भी न्याय मिल सकता है, तो शायद लोग फिर और बाहर आए तो और भी चीजें आएंगी सामने। धन्यवाद। इंदर जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी हुआ उसको एक्सेप्टेंस ही नहीं हो पाई इतने सालों से। और दूसरा, कई जगहों पे कम्युनल दिखाया, बट ये तो कम्युनल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये उस सिख कौम की बात है जो सबके लिए हमेशा खड़ी रहती है। आज हम बैठे हैं और प्रसून जी हैं, तो ये तो सिख नहीं है, बट फिर भी ये आज हमारा साथ दे रहे हैं। तो जो हमारे गुरुओं ने अपने धर्म को बनाया और इंसानियत के लिए सिखों को बनाया, उन सिखों को भी तो डिजर्व करते हैं दुनिया के सामने आना। और ये जो बाकी 2 पिक्चर्स आई हैं उनके पीछे जो रहा है और जो हमारा है, ये तो 84 से चलता है। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि दुनिया के सामने लाएं, और हम इसको ड्रामेटाइज करके अगर दिखाना होता तो शायद हम बनाते भी नहीं, बट क्योंकि हम चाहते हैं कि 40 साल की जर्नी उस विक्टिम की, उस विटनेस की, 35 साल SIT बनने तक की, SIT के बाद क्या झूठे मिले। और जैसे भी प्रसून जी ने बताया, बड़े लोग आज भी इंसाफ चाहते हैं, बट वो डरे हुए हैं कि हम कैसे पहुंचेंगे। अगर ये चीज आ गई तो हमेशा भर के लिए एक मिसाल रहेगी, और जो खुद ही भुगत होती रहे हैं वो नहीं डरेंगे, बल्कि जो करना चाहेगा वो डरेगा। आप क्या कह रहे हैं, इस जो फिल्म बनेगी वो सत्य घटनाओं पे आधारित है? वो तो सारी फिल्में के आगे जो टाइटल लिखा जाता है कि इसमें काल्पनिक है सारी चीजें, तो आप क्या वो मैटर इसके अंदर लिखेंगे या लिखेंगे ये सारी चीजें सब घटनाओं? देखिए, ऊपर आप देखेंगे, अगर ये जो पीछे लगा हुआ है, ये हमारा पोस्टर है पिक्चर का, इस पे लिखा हुआ है फिल्म बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स। तो रियल फैक्ट्स के अंदर जो यहाँ पे प्रसून जी और साथ में कुलदीप जी की फाइल दस्तावेज है, उसके ऊपर ये बनने जा रही है। आज हम आपके साथ बैठे हैं, हमारा ये 3रा साल है, पिछले 2 साल और ये पूरा 1 साल जब से बात शुरू हुई है तब जाकर आज आप आपके पास बैठे, तो 3 साल अपनी जिंदगी के अपने कौम के लिए और सच्चाई सामने बनाने के लिए। और अगर इसको कोई और प्रोडक्शन हाउस बनाएगा, जो कि हम अपनी पिछले साल की डॉक्यूमेंट्री जो हमने ये रिलीज करी थी, तो हम देख चुके हैं कि अगर आप काल्पनिक या ड्रामा या इमोशंस के साथ खेलना चाहें, फिर तो आपके लिए पिक्चर बनाने के लिए सारी दुनिया तैयार है। बट अगर आप किसी चीज को सामने लाना चाहें तो एक्टिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं, बनाने की तो बात दूर की है। तो ये हमारी कौम की, हमारे गुरुओं की है, हम उसी हिसाब से अपने कौम की सेवा के लिए ये बना के जरूर है। उसके बाद हाँ चेंजेस ज़रूर होंगे, लेकिन ये कहना कि हाँ न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे शायद कहना अभी। जब ये रिलीज़ होगी तो दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगी, कितने लोग इसको देखें जिन जिन प्लेटफॉर्म पे जाएगी? हम तो यही चाहेंगे कि हर कोई इसे देखे। देखिए 1984 के जो भी राइट्स हुए थे वो सबको पता है, सब उसे जानते हैं। चाहे वो बच्चा आज पैदा हुआ हो तो उसके पेरेंट्स भी उसे बताएंगे कि हाँ ऐसा हुआ था, बताते भी होंगे। तो सबके जो उस वक्त नहीं थे उनको भी होगा कि हाँ हम देखें, जो भी हम किरदार निभा रहे हैं और उस रूप में हमें देखें, क्या सच्चाई है वो जानें। तो हर एक को मुझे लगता है क्यूरियोसिटी होगी इस मूवी के बारे में जानने की। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखेंगे और देखना भी चाहिए। महिला के तौर पर आप कैसे देखती हैं जो एक रोल अदा कर रही है, ऐसा तो महिला के तौर पर इस मूवी से क्या मैसेज?
महिला के तौर पर देखिए ये जो चीज़ें लोगों के साथ हुई उस वक्त, जिस तरह का जो लोगों के साथ घटनाएं घटी हैं, तो बहुत दर्दनाक थी वो सारी की सारी चीज़ें, और होना नहीं चाहिए था, बट चीज़ें हुई हैं। और आज हम उसको जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको सामने लेकर आएँ। अपनी तरफ से कोशिश है हमारी कि हम उसको, उस किरदार को निभा के जो है हम लोगों के सामने उस चीज़ को लेकर आएँ। तो एज ए वुमेन मेरी भी ये कोशिश रहेगी मैं अपना बेस्ट टू बेस्ट उसमें दूँ और बता पाऊँ कि जो जो चीज़ें हुई उन लोगों के साथ, अपनी एक्टिंग के ज़रिए उसको निभा पाऊँ अच्छे से। इंदर जी इसकी शुरुआत कर रहे हैं जी, समाज में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय की जो घटनाएं हुई थी उस पर कार्रवाई नहीं हुई, परिवार आज भी बेचारे परेशान हैं, उनको न्याय नहीं मिला। जी। क्या कुछ कहेंगी इंदर जी को, इंदर जी की टीम को, आप उनके साथ हैं? मैं इनके साथ काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ और ये मेरा प्रिविलेज है कि इन्होंने मुझे मौका दिया ये रोल निभाने का और इस मूवी में काम करने का। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं हम सब, बिकॉज टीम है हम लोग, तो इसके ऊपर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिशें कर रहे हैं, सच्चाई तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को मिल के उनसे बात करके उनसे सच निकलवा के और उनकी जो भी आप बीती है उसको जान के हम चाहते हैं कि वो जो है हम सामने लेकर आएँ। और इसमें जो है हम लोगों की बहुत कोशिश है कि हम जो भी है वो सच लेकर आएँ पब्लिक के आगे, ये नहीं कि उसके अंदर कुछ मसाला या कुछ ऐसा डाल के जो है आपके सामने एक एंटरटेनमेंट चीज़ आपके लिए लेकर आएँ। ठीक, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।